आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 9 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। उज्जैन के महाकाल मंदिर से नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार हुआ विकास दुबे। हाथापाई करने की कोशिश करी, तब तक मैंने और एसपी साहब यहाँ पे थाने पे आए और पुलिस चौकी पे को भी इन्फॉर्म किया। चौकी के लोग वहाँ पे पहुंचे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं। चीन ने कहा भारत के साथ बेहतर हो रहे हैं हालात, फिर होगी बातचीत। तो ये चीन को समझ में आया कि भारत जहाँ तक सैन्य मोर्चे पर है, भारत के साथ ये मुकाबला ज्यादा देर नहीं चल सकता। 24 घंटों में 25,000 से अधिक मामले। यूनिसेफ ने चेताया खतरे में हैं बच्चे। बच्चों को बार बार हैंड वॉश की आदत डलवाएं, तो सही तरीके से हैंड वॉश करें, साबुन और पानी का उपयोग करें। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे भारतीय सेना ने क्यों बैन किए फेसबुक समेत 89 मोबाइल ऐप्स। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गुरुवार को महाकाल के दर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। देश में कोरोना के मामले 7,67,000 से अधिक हो गए हैं। इस बीच सरकार ने कहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक के शुभारंभ पर कहा कि भारत ऐसे टैलेंट का पावर हब है जो दुनिया में अपनी पहुंच दिखाना चाहता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगली शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। सोने की तस्करी के विवादास्पद मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश ने केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है। अदालत इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली की सड़कों पर 15 साल पुराने वाहन चलाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संदेसरा बंधु बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में गुरुवार को चौथे दौर की पूछताछ की। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों के बाद समाप्त हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए गुरुवार से नियमित उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत चीन तनाव पर खुलकर भारत के रवैये की सराहना की है और चीन के रवैये को आक्रामक बताया है। बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की शीघ्र वापसी का समर्थन करता है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर भारतीय मीडिया के रवैये की आलोचना की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,20,00,000 से अधिक हो गई है। इस खतरनाक वायरस के कारण 5,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। अगले आधे घंटे में हम आपको सुनवाएंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे के पकड़े जाने की पूरी कहानी। चर्चा करेंगे कैसे भारत ने चीन को पीछे हटने पर किया मजबूर और भविष्य में भारत और चीन के रिश्तों में अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है। साथ ही आपको बताएंगे भारतीय सेना ने अपने सैनिकों से क्यों कहा है मोबाइल ऐप्स हटाने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिसका कई दिनों से इस देश को इंतजार था। हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से जान लेने वाला विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचा था। लेकिन यहां सुरक्षा गार्ड्स की चौकन्नी निगाहों से वो बच नहीं सका। जिस विकास दुबे के पीछे कई राज्यों की पुलिस लगी थी, उसे निहत्थे सुरक्षा गार्ड्स ने कैसे पकड़ लिया, यही समझने के लिए आज तक संवाददाता रवीश पाल ने बात की महाकाल मंदिर की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव से। सुनिए विकास को पकड़े जाने की पूरी कहानी। मुझे चूंकि सबसे पहले 7:15 साढ़े 7 के आसपास मेरे क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, हमारी एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी की, जिसकी मैं प्रभारी हूं। तो क्यूआरटी टीम का काम है कि चोर उचक्कों को यहाँ आसपास असामाजिक तत्वों को पकड़ना। तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है, उसका फ़ोन आया है। फूल वाले ने मेरी टीम का ही एक और सदस्य राहुल शर्मा, उसको कॉल किया था। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि देखो अभी जब तक अपन श्योर नहीं हो जाते तब तक तुम लोग उसको पकड़ना नहीं, कोई पूछताछ नहीं करना, क्योंकि वो बाहर ही रोड पर घूम रहा था तो वो कुछ भी कर सकता था।
तो मैंने उनको बोला कि तुम बस दूर से उसको वॉच करो। तो हमारी टीम को मैंने उसके पीछे लगाया और फिर मेरी टीम उनको वॉच करती रही। उसने 250 का टिकट लिया और उस शंख द्वार से अंदर उसने एंट्री करी। तब तक भी हमने उसको कुछ नहीं किया। शंख अपने ही नाम से टिकट लिया या किसी और फर्जी नाम से उसने टिकट लिया था, वीआईपी वाला जो 250 वाला पर्ची? नहीं, नाम से टिकट नहीं होता है। 250 वाला कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, उसमें नाम नहीं होता है। तो वहाँ पे फिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बोला तुम फोटो खींच के भेजो। तो चूंकि वो लोग डिस्टेंस बनाए हुए थे, उन्होंने दूर से एक फोटो धीरे से उसका लिया। तो जो फोटो उन्होंने भेजा उसमें उसका हुलिया बदला हुआ था। उसने बाल छोटे करा रखे थे, उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और मास्क लगा रखा था और वो दुबला लग रहा था थोड़ा। तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था कि ये विकास दुबे है। तो भी फिर हमने उसको टीम को बोला कि आप बस पीछे लगे रहो, अभी आपको कुछ नहीं करना है जब तक अपन श्योर नहीं हो जाए। तो फिर मैंने उसकी जब तक वो उसने दर्शन किए उतनी देर में मैंने गूगल सर्च किया उसकी पुरानी फोटो, और गूगल सर्च करने के बाद फिर मैंने जो उसके वांटेड पिक्स थे वो देखा। तो उसमें मैंने जूम करके जब देखा तो उसको माथे पर लेफ्ट साइड में चोट का निशान था। और मैंने जो मेरे गार्ड ने मुझे फोटो भेजा उससे भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड चोट का निशान था, जिससे मैं एकदम श्योर हो गई कि यही विकास दुबे है। लेकिन मैंने मेरी टीम को नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना करे। कैसे उसको नैब किया गया? जब आपने उसकी पहचान देख ली कि उसके माथे पे निशान है, आप निश्चिंत हो गई कि हाँ यही है, संतुष्ट होने के बाद जब आपने उसे पकड़ा तो किस तरीके से, क्या रिएक्शन था उसका जब आपने उसे दबोचा? मैंने तब तक मेरी क्यूआरटी टीम को नहीं बताया था कि मैं श्योर हो चुकी है। मैंने सबसे पहले एसपी साहब को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। एसपी सर ने बोला कि तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है अपन चलते हैं। फिर मैं जब पहुंची तब तक मैंने सुरक्षा गार्डों को बोला था कि वो एग्जिट कर रहा था तो आप लड्डू काउंटर पे उसको बिठाइए और प्यार से नॉर्मली, उसको शक नहीं होना चाहिए कि हम उस पे वॉच कर रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं। उसको नॉर्मल आप ऐसे ही पूछिए कि आपका आई कार्ड कहाँ से आप आए हैं। तो यूं ही उन्होंने उससे पूछा लड्डू काउंटर पे बिठा के कि भाई साहब जरा थोड़ा सा इधर आना, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम शुभम है। तो बोले आप आई कार्ड दिखाइए। तो उसने ऊपर वाली जेब से आई कार्ड निकाला और दे दिया, जो कि नवीन पाल नाम का था। तो उसका, और उससे पूछा फिर कि ये तो आपका फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था, ट्रेवल कर रहा था वहां से यहाँ तक? हाँ जी, वो फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था और बहुत मतलब दबंगाई से घूम रहा था। उसको थोड़ा भी कुछ भी आपने पकड़ा तो क्या बात की उसने आपसे, मतलब क्या बोला? क्या वो आसानी से मान गया कि वो विकास दुबे है, या फिर जो उसको कड़ाई से पूछताछ की तब उसके बाद? नहीं, उसने नहीं माना कि वो विकास दुबे। उसने यही बोला कि मैं शुभम हूँ, मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली से आया हूँ, बस से आया हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ। तो जब हमने उससे कड़ाई से पूछताछ करी तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया। तो फिर जब उसने अचानक वो चिल्लाने लग गया कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, और उसने हमारे गार्ड का वो नेम प्लेट और घड़ी भी तोड़ दी, हाथापाई करने की कोशिश करी। तब तक मैंने और एसपी साहब यहाँ पे थाने पे आए और टीम को जब तक पुलिस चौकी पे को भी इन्फॉर्म किया, चौकी के लोग वहाँ पे पहुंचे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं तो पुलिस वाले होना बहुत जरूरी है। तो ये थी रूबी यादव जो बता रही थी विकास दुबे कैसे पहचाना गया और किस नाटकीय तरीके से उसे दबोचा गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में पुलिस ने उससे पूछताछ की है। विकास दुबे ने कबूल किया है उसका प्लान मारे गए पुलिसकर्मियों को जलाने का था। इसी बीच उत्तर प्रदेश की एसटीएफ विकास दुबे को लेने मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को प्रायोजित बताया है। एक बयान में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ये सब प्रायोजित सरेंडर है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैंने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच के साथ साथ इसको इस बड़े गैंगस्टर को न्यायिक हिरासत में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके किस किस राजनीतिक नेताओं से संबंध रहे हैं या हैं, किस किस पुलिस कर्मियों से, इसके अधिकारियों से इसके संपर्क हैं, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि पूरा अमला इसको बचाने में लगा हुआ था। तो विकास दुबे यूपी पुलिस को चकमा देकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुंच गया। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से लेकर गिरफ्तारी तक विकास दुबे ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैंने बात की रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय से और सबसे पहले यही पूछा कि क्या ये कहा जा सकता है कि विकास दुबे ने यूपी पुलिस की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। जी, असल में बहुत पुराना रोग था जो फूट करके बाहर निकल आया। राजनीतिज्ञ, पुलिस और अपराधी, इन तीनों का जो नेक्सस है ये उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से फल फूल रहा था। अब ये कोर जो है वो आपके शरीर पर के बाहर फूट के आ गया है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, और उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक नेतृत्व है और पिछले
20-25-30 सालों से जो सरकारें बनी उन सब के ऊपर, क्योंकि यही आदमी आप देखिए ये अलग अलग सरकारों में, अलग अलग पार्टियों की सरकारों में ये महत्व की जगहों पे रहा है, अपराध करता रहा, बचता रहा। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि जो राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में शासन करते रहे हैं और अपराधी और बहुत सारे फाइनेंसर्स जो इन लोगों को फाइनेंस करते रहे, सबका गठजोड़ है। इन सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। जी, विभूति नारायण जी, कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड के दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है, क्योंकि आज सुबह ही विकास दुबे के एक और सहयोगी का ट्रांजिट के दौरान एनकाउंटर किया गया। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गैर कानूनी काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। अब ये पकड़ में आ गया है, इसका इंट्रोगेशन होना चाहिए। वो सारे लोग बेनकाब होने चाहिए जो इसके पीछे थे, जिनकी वजह से ये फला फूला। तो कोई गैर कानूनी काम पुलिस करे, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। जी, और अगर ऐसा होता है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो सकते हैं। बहुत खराब होगा अगर ऐसा होगा। तो जैसे हैदराबाद में वो एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ महीनों पहले बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, पुलिस ने उन लोगों को जेल से निकाल के मार दिया। तो फौरी तौर पर तो जनता उसकी बड़ी वाहवाही करती है और फूल बरसाती है। लेकिन लॉन्ग रन में ये खराब बात होगी, क्योंकि पुलिस को फिर आप अपराधियों के गिरोह में तब्दील कर रहे हैं। पुलिस को कानून के दायरे में रह के अपना काम करना चाहिए। विभूति जी, इस पूरे प्रकरण में पुलिस के लिए क्या सबक है? पुलिस के लिए तो बड़ा सीधा सबक है, क्योंकि पूरे पुलिस की प्रतिष्ठा, छवि और पुलिस का आप जिसे कह सकते हैं कि पुलिस में जनता का विश्वास, सब कुछ खतरे में है। तो अगर अब इसके बाद भी पुलिस नहीं चेतेगी और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती रहेगी, तो फिर तो जनता का पूरा विश्वास इससे खत्म हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन पुलिस सुधारों की बात हमेशा उठती रही है उसका वक्त आ गया है? हाँ, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। उसका वक्त तो हमेशा से रहा है। 1947 के बाद लगातार सुधारों की जरूरत महसूस की गई है, लेकिन वो दुर्भाग्य से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन सुधारों को लेकर गंभीर नहीं है। कोई भी पुलिस से अपना जो पुलिस के ऊपर उसका जिस तरह से पुलिस को दुरुपयोग करती है राजनीतिक पार्टियां, कोई भी उससे उसे छूट नहीं देना चाहती है। इस दुरुपयोग की जो संभावनाएं हैं उन्हें समाप्त नहीं करना चाहती। पुलिस सुधारों की तो बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है अब क्या रास्ता है, किस तरह से जो है वो बदलाव आ सकता है? आप जनता के बीच देखिए गंभीर विमर्श की जरूरत है। लोग खुद तो खड़े होकर मांग करें कि हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो कानून कायदे का पालन करती हो, जो सभ्य हो, जो हमारी मित्र हो, जो अपराधियों के साथ ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता की कोई दिलचस्पी इन सब चीजों में है और कोई इस तरह की का एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी लिप सर्विस करती रहेगी, कहती रहेगी कि हम तो अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, हमारा तो अपराधियों से कोई संबंध नहीं है, हम तो अपराध के खिलाफ हैं, और सभी उनका इस्तेमाल करते रहेंगे अपराधियों का। तो ये चलता रहेगा। बहरहाल देखें, शायद इस बार ये कुछ ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है जनता के बीच के स्वर उठे और कुछ बुनियादी परिवर्तन आए। क्या सरकार की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए? नहीं, सरकार की तरफ से बिल्कुल उठाए जाएंगे। सरकार ही तो असली एजेंसी है जो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सरकारें करेंगी नहीं। मेरा अपना मानना है कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, किसी की गंभीर चिंता इस बात से नहीं है कि पुलिस में कोई बुनियादी सुधार हो, तो सरकारें करेंगी नहीं। तो ये थे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात भारत और चीन तनाव की। चीन ने आज एक बयान में कहा है कि भारत और चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में हालात बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दशकों के सबसे गंभीर तनाव के बाद अब हालात कुछ सुधर रहे हैं। गलवान और हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। बाकी जगह क्या स्थिति है, यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता मनजीत नेगी से, जो पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर एरियाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
मंजीत जी, हॉट स्प्रिंग समेत कई इलाकों से भारत और चीन की सेना पीछे हटी है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी कहां पर गतिरोध जो है वो बरकरार है। देखिए पूनम, सबसे बड़ा गतिरोध तो पेंगोंग त्सो लेक का जो पेट्रोलिंग फिंगर 4 है वो इलाका, वहां पर सबसे ज्यादा गतिरोध है, जिसको लेकर भारतीय सेनाओं को लगता है कि उसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि वहां पर फिंगर 4 को लेकर चीन अभी तक उस पर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है और वहां पर अभी भी चीनी सेना बैठी हुई है। अभी अगर पिछले 2-3 दिनों में देखें तो खासतौर से गलवान घाटी का जो इलाका है, जहां पर पेट्रोलिंग 14, जहां पर 15 जून को खूनी भिड़ंत हुई थी, उस सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई थी चीनी सेनाओं के पीछे हटने की। 2 किलोमीटर उसके बाद पेट्रोल गोइंग 15 और 17A और गोगरा पोस्ट, जो कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर खाली हो जाएंगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जो चुनौती है भारतीय सेनाओं के सामने, वो पेंगोंग त्सो लेक का फिंगर 4 इलाका ही है, जहां पर चीनी सेना काफी आगे, यानी कि पहले की जो स्थिति थी, भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए जाती थी और चीनी सेना भी फिंगर 4 तक आती थी। लेकिन इस वक्त की हालत को अगर देखें तो वहां पर फिंगर 4 पर चीनी सेना के स्थायी टेंट वहां पर लगे हुए हैं और काफी बड़ी तैनाती है। तो उसको लेकर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक सेनाओं के लिए मुश्किल होगी कि कितना वक्त चीनी सेना लेती है पीछे हटने में। जी मंजीत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चुनौती अभी भी है, लेकिन चीन आखिरकार पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ है। भारत की वो कौन सी रणनीति है जो कारगर रही? आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, चीन के खिलाफ अगर पूरे 2 महीने के वक्त को देखा जाए तो भारत की जो आखिर में एक तरह से सामरिक और राजनीतिक दोनों रणनीति रही है। भारत ने अपनी सामरिक ताकत भी दिखाई 15 जून की घटना के बाद, जब खूनी भिड़ंत हुई, और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में, जिस तरह से चीन ने अगर हम खाली लद्दाख के अलग अलग इलाकों को देखें तो 2 ब्रिगेड से ज्यादा और पीछे 1 ब्रिगेड की तैनाती की थी। भारत ने भी उसी के मुकाबले वहां पर अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया, यानी कि उसको मैच किया वहां पर पूरे इलाकों में अलग अलग, चाहे हम गलवान घाटी की बात करें, उसके अलावा दौलत बेग ओल्डी की बात करें, या फिर पेंगोंग त्सो लेक की बात करें। तो ये चीन को समझ में आया कि भारत को जहां तक सैन्य मोर्चे पर है, भारत के साथ ये मुकाबला ज्यादा देर नहीं चल सकता। और दूसरी बात, जो राजनीतिक मोर्चे पर प्रयास रहे हैं, खासतौर से चाहे उसमें एनएसएस डोभाल की अपने काउंटर पार्ट के साथ सीधी बातचीत रही हो, पिछले हफ्ते 2 घंटे उन्होंने बातचीत की है। और तीसरा मोर्चा, जिसको हम आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम चीनी ऐप्स को बंद करने की बात कही, उसके अलावा आर्थिक कई तरह की अलग अलग प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाए गए, चीनी सामानों पर लगाए गए। तो ये एक तरह से चौतरफा रणनीति जो रही है सरकार की, वो काम आया। और क्योंकि मैं खुद लेह में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा कि भारतीय वायुसेना दिन और रात यहाँ पर, खासतौर से लद्दाख में जो चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी LAC है, वहां पर जिस तरह की दिन और रात के वक्त पेट्रोलिंग कर रही है, सेना की बहुत मजबूत तैनाती है वहां पर। सेना ने अपने एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध के हालात में जिस तरह की तैनाती होती है, खासतौर से बड़े हथियारों की, चाहे बोफोर्स तोप की बात करें, M777 गन की बात करें, इसके अलावा तमाम जो दूसरे हथियार हैं भारतीय सेना के, उन सभी की वहां पर तैनाती की है। इसी तरह से वायुसेना ने भी अपनी पूरी ताकत, यानी कि जो भी फ्रंट फाइटर जो लड़ाकू विमान हैं, चाहे सुखोई 30 की बात करें, इसके अलावा MiG-29 की बात करें, जगुआर की बात करें, इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर हैं, चाहे अपाचे हों या चिनूक हेलीकॉप्टर हों, तो एक तरह से पूरी ताकत भारतीय वायुसेना ने वहां पर दिखाई है, सेना ने भी दिखाई। तो ये बात कहीं न कहीं चीन को भी समझ में आई कि इस सामरिक मोर्चे पर भारत से मुकाबला आसान नहीं होगा। जी मंजीत, आप लंबे टाइम से लेह में हैं और हमने देखा भी था, आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि भारत ने हाल के सालों में LAC के आसपास सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जाल बिछाया है। तो क्या हम ये समझे कि चीन इससे भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा? बिल्कुल पूनम, यही एक तरह से शुरुआत रही है टकराव की भारत के साथ चीन की, क्योंकि अगर खासतौर से पिछले 3 सालों में देखें, जो सामरिक सड़कें हैं, सामरिक ब्रिज हैं, आज भी जिस तरह से हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का, पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और मैंने खुद वहां पर खासतौर से जिस नीमू ब्रिगेड में प्रधानमंत्री मोदी गए थे सैनिकों को संबोधित करने, उस इलाके को अगर देखें तो वो जो सामरिक सड़क है, सीधे लेह होते हुए दौलत बेग ओल्डी, सियाचिन और इस वक्त जहां पर विवाद चल रहा है गलवान घाटी, उस रोड, उन इलाकों तक पहुंचती है।
अकेले उस लेह से लेकर लेह तक आने वाली जो रोड है उसकी बात करें तो वहां पर हमने देखा कि पिछले सिर्फ 3 महीनों के अंदर 3 बड़े सामरिक पुल बीआरओ ने तैयार किए हैं, जिनकी वजह से इस वक्त जो विवाद चीनी सेना के साथ पिछले 2 महीनों के दौरान रहा है, बड़े बड़े जो वाहन हैं, खासतौर से टैंक, तोप और बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी आसानी के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गई। जबकि इससे पहले की हालत अगर हम देखें तो उनको वहां पहुंचाने के लिए अगर हमें बोफोर्स तो भारतीय सेना को वहां भेजना होता था फॉरवर्ड पोस्ट पर, तो वायुसेना के जो बड़े विमान हैं ग्लोब मास्टर, उनकी मदद लेनी पड़ती थी, या फिर उसके दूसरे तरीके होते थे, काफी वक्त उसमें लगता था, रुक रुक कर जाना पड़ता था। लेकिन अब इन सामरिक पुलों के बनने की वजह से बड़े हथियार सेनाओं की आवाजाही आसान हो गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि चीन की आक्रामक कार्रवाई का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल के दिनों में अमेरिका भारत के साथ खड़ा नजर आया है और चीन से उसकी दूरियां और ज्यादा हुई हैं। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और नई ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? यही समझने के लिए मैंने बात की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता कशिश परपियानी से और पूछा कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव और गतिरोध होता है तो भारत की भूमिका क्या हो सकती है? What role can India play in this dynamics? अब कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद अगर चाइना और यूएस के बीच में टेंशन्स बढ़ते हैं तो उसमें इंडिया की अहम भूमिका होगी कि वो अब खुद से आत्मनिर्भर कैसे बने इकोनॉमिकली, और सिक्योरिटी वाइज वो कितना वो अमेरिका, फ्रांस और ऐसे पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये आगे के दिनों में, आगे के महीनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो APIs हो जाए, जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं आजकल के मॉडर्न डे मेडिसिन और ड्रग्स में, सबसे ज़्यादा सप्लाई API की चाइना से आती है। तो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ है कि चाइना पे अगर ज़्यादा आप कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे और फिर ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जिसके वजह से सामान आना बंद हो जाए, तो आप पर भी वो रिस्क बन सकता है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है कि वो APIs के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने। हम ना ही अपने लिए जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम प्रोड्यूस करें, मगर हम एक API एक्सपोर्ट नेशन की तरह भी उभर कर आएँ। तो ये तो रही आर्थिक और कैपेबिलिटीज़ की बात। रही बात डिफेंस और स्ट्रैटेजी की, अब गलवान वैली में जो हो रहा है और जो LAC पे हुआ है, उसके बाद इंडिया को ये भी सोचना है कि वो कितना डिपेंडेंट है ऑन द वेस्ट अपने सिक्योरिटी को लेकर। तो उसमें अब पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, US जैसे, UK जैसे पार्टनर्स, जापान जैसे पार्टनर्स के साथ उन्होंने ज़्यादा टाइज़ को स्ट्रॉन्ग किया है। मगर उसके बावजूद इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो भी अब उस पे भी फोकस लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस नज़रिए से भी आत्मनिर्भर बन सकें। कशिश जी, क्या पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? क्या ये कहा जा सकता है कि चीन और ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगा? मैं नहीं मानता कि चीन ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगा पैंडेमिक के बाद। मुझे लगता है कि दुनिया में एक कंसेंसस अब बनेगा चीन के ख़िलाफ़। वो सिर्फ सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं होगा, वो इकोनॉमिक्स और कैपेबिलिटीज़ को लेकर भी वो कंसेंसस बन सकता है। जैसे मैंने अब APIs की बात की, वैसे ही यूरोप में भी अब नए रूल्स बनाने की एक कोशिश चल रही है, जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को कैसे आप रोक सकें, कैसे उनको रिव्यू कर सकें, उसके ऊपर नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2007-2008, उसके बाद चाइना ने काफ़ी लेगेसी ब्रांड्स खरीदे थे यूरोप के, जैसे पिरेली टायर मेकर। तो पिरेली टायर मेकर को जब चाइना के केमिकल कॉर्प ने ख़रीदा था, जो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट सपोर्टेड एंटिटी है, तो जब पिरेली को ख़रीद लिया तो चाइना के पास प्रीमियम टायर्स बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई, नो हाउ आ गया, और
उसको लेकर फिर चाइना ने इतने टायर्स मास प्रोडक्शन पे कर लिए कि इंटरनेशनल टायर मार्केट जो था वो बिगड़ चुका था। तो जो अब ट्रम्प के अंदर आपने ट्रेड वॉर देखा, हालांकि वो ट्रेड वॉर एक्चुअली ओबामा के अंदर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज़ टायर्स पर एक टैरिफ लगाया था, क्योंकि चाइनीज़ टायर्स ना ही सिर्फ वो प्रीमियम टायर्स बना सकते थे, मगर वो एक स्केल में बना सकते थे जहाँ पे वो डिक्टेट कर सकते थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स का प्राइस और स्वे कैसा होगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अब यूरोप में वो एक जागरूकता आ रही है। तो वो ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूरोपियन ब्रांड्स में, जैसे चाइना ने वॉल्वो में भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप ऐसे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसके ज़रिए आपको क्रूशियल टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है हाथ में, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट का हाथ होगा तो वो अनफेयर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक कंसेंसस बनेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड कि आप चाइना पर डिपेंडेंसी कम कैसे रखें, और चाइना की जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको आप कैसे रोक लगाएं। बहुत शुक्रिया कशिश परपियानी। और अब बात कोरोना वायरस की। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 25,000 से अधिक मामलों के साथ भारत में कोरोना के मामलों की तादाद अब 7,70,000 को पार कर गई है। इसी बीच भारत सरकार ने कहा है कि कुछ जगहों को छोड़कर भारत में संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। वहीं बच्चों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ का कहना है कि हालांकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोविड-19 का सीधे सीधे कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले लंबे वक्त तक इन बीमारियों का असर बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर होगा। यूनिसेफ एंड सेव द चिल्ड्रन ने एक सर्वे में पाया कि साल के अंत तक 106 मिलियन बच्चे ऐसे होंगे जिनके परिवार गरीब हो जाएंगे। इसका सीधा असर इन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से है। उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी और भी कई तरह की समस्याएं उनको घेर लेंगी। मगर ये समस्या का बड़ा पहलू है। अगर हम इसे अपने ही घरों तक सीमित रखकर सोचें तो हमारे घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, मौसमी बीमारियों की चपेट में भी जल्दी आ जाते हैं। कैसे हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी सहयोगी माधुरी ने बात की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक पराशर से। डॉक्टर विवेक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो हमारे अंदर एक डर बैठता जा रहा है कि कहीं सीजनल फ्लू के साथ मिलकर हम पढ़ भी रहे हैं कि कोरोना का असर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में कोविड-19 के लिए बच्चे कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं? जैसे जैसे मौसम बदलेगा और तापमान में गिरावट आएगी तो बच्चे कोविड-19 के लिए ज़्यादा संवेदनशील होंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये कम तापमान में शायद सतह पर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करता है। और क्योंकि जैसे बच्चे यूजुअली होता है कि आते जाते समय चीज़ों को हाथ लगाते हैं या इतने अच्छे से हैंड वॉश या इतने अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ये एक और फैक्टर होगा जो कि इसके लिए ज़्यादा संवेदनशील बनाएगा बच्चों को। अच्छा, अगर सीजनल फ्लू बच्चों को पकड़ ले तो कैसे पता लगाएं कि ये सीजनल फ्लू है या कोरोना है? ये कैसे हम पता लगाएंगे कि कोरोना तो नहीं है ये? देखिए, सिर्फ लक्षणों के आधार पे ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये साधारण सीजनल फ्लू है अथवा कोरोना, क्योंकि इन दोनों के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एक जैसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें जरा मतलब ऐसे में मेरी सलाह यही है कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके बच्चे को लगता है तो एक चिकित्सक द्वारा उसकी जांच करवाएं। तो अगर वो चिकित्सक महसूस करता है कि नहीं, ये किसी के कांटेक्ट में आया है और मुझे इसकी कोरोना की जांच करवानी चाहिए, तो वो बिल्कुल करवानी चाहिए। हाँ, सिर्फ लक्षणों के आधार पे ये डिफरेंशिएट करना संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, क्योंकि आप बच्चों को देखते हैं तो मेरा सवाल ये है कि बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है कोरोना का, खास तौर पर? बच्चों पर कोरोना का तो चलो प्रभाव जो है वो है ही, अतिरिक्त प्रभाव जो है वो इसका है कि बच्चे इतने दिनों से घरों में बंद हैं तथा और उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब भी बंद हैं और वो खेलने भी नहीं जा सकते, तो इससे एक अलग मानसिक इफ़ेक्ट भी बच्चों पर पड़ रहा है, जिसका भी
उनके पेरेंट्स को, माता पिता को सामना करना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा। तो सिर्फ कोरोना से ही नहीं, हमें इस तकलीफ से भी अभी जूझना है कि इस लॉकडाउन का, या बच्चे जो घरों में बंद हैं उनकी जो रूटीन एक्टिविटीज स्कूल की जो बंद हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जी, और कैसे ख्याल रखें बच्चों को, क्या खाने को दें, ये थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। बच्चों को बार बार हैंड वॉश की आदत डलवाएं, सही तरीके से हैंड वॉश करें, साबुन और पानी का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, बार बार चीज़ों को छूने से बचें, इधर उधर ज़मीन पर पड़ी चीज़ें नहीं उठाएं, अच्छे से अच्छा घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है और सिर्फ घर की चीज़ों का ही खाने में इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा डॉक्टर विवेक ने बताया हम वैसा ही करें, और बच्चों का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इस वक्त में भी और आने वाले वक्त के लिए भी। और वहीं हाल ही में भारतीय सेना के जवान और अधिकारी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर समेत 89 ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें 89 ऐप्स की लिस्ट जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से उन्हें डिलीट करने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि इन ऐप से डेटा के लीक होने की आशंका है, लेकिन ये डेटा लीक कैसे होता है, इसके लिए हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा ने बात की तकनीकी मामलों के जानकार मुंजीर अहमद से। सुरक्षा मामलों को देखते हुए सेना के जवान और अधिकारियों को अपने मोबाइल से जिन 89 ऐप्स को हटाने के आदेश दिए गए हैं, उनमें केवल चाइना की ऐप्स नहीं हैं, बल्कि अन्य देशों की एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि पहले जिन 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था वो सबके लिए थी, लेकिन ये 89 ऐप्स केवल सेना के लिए बैन की गई हैं। लेकिन इन ऐप्स के ज़रिए ख़तरा पैदा कैसा होता है? जिस पोटेंशियल थ्रेट की बात बार बार कही जा रही है, वो आखिर होता कैसे है? तकनीकी मामलों के जानकार पत्रकार मुंजीर अहमद बताते हैं कि अभी तक सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि कौन सा डेटा जा रहा था। ये अभी इसे ऐसा मान लेना चाहिए कि पोटेंशियल है, और पोटेंशियल खतरे तो होते ही हैं, चाहे वो आप यूज करें, चाहे वो आर्मी पर्सनल यूज करें, चाहे गवर्नमेंट के लोग व्हाट्सएप भी यूज करें, तो आप एक तरह से पोटेंशियल खतरा है उसमें। हालांकि इसे बैन नहीं कह सकते, इन्हें ये कहा गया है कि वो इन ऐप्स को अपने फोन में नहीं रख सकते। प्राइवेसी को लेकर जहां तक सवाल है, तो इस तरह के जो ऐप हैं वो चाहे चीन के हों चाहे यूएस के हों, तो ये मेक श्योर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि जो उसका डेटा होता है, जो यूजर डेटा होता है, आपका बिहेवियर, जो पैटर्न, आप जिस तरीके से कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं, तो वो सारा जो डेटा है वो लोकल सर्वर पे स्टोर किया जा रहा है या फिर यूएस के सर्वर पर स्टोर कर रही है कंपनी, या फिर चीन में भेज रही है। क्योंकि कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो वो कई सारे परमिशन मांगता है, उसमें कई सारे परमिशन गैर जरूरी भी होते हैं जो उस ऐप को जरूरत नहीं होती है। तो रिस्क दोनों तरफ ही है, वहां भी रिस्क है और यहाँ भी रिस्क है। ये जो डेटा ब्रीचिंग होती है ये तो हम लोग भी यूज करते हैं, है ना? सारी ऐप्स तो हम भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज करती है। लेकिन आर्मी पर्सनल करे तो हमसे नहीं होगा, डेटा ब्रीच उनसे हो जाएगा, ये कैसे? नहीं, ऐसी बात है कि हम सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन आर्मी ने अपने आर्मी पर्सनल को जो 89 ऐप्स डिलीट करने के लिए बोले, उसमें फेसबुक, टिकटॉक, टिंडर, पबजी जैसे भी ऐप्स हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हमें और उनमें फर्क ये है कि उनका जो डेटा है वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के देखें तो उनका डेटा हमसे ज्यादा सेंसिटिव है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि दोनों का डेटा जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मान भी लिया जाए कि उनका डेटा ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लान इसलिए नहीं हो सकता है कि जब तक आप ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तब तक लोग इस तरह के ऐप्स यूज करते रहेंगे। और मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि डेटा ब्रीचिंग का जो मामला आता है, मैं अगर आम आदमी को समझाना चाहूँ कि कैसे मेरी लोकेशन जो है वो लीक हो सकती है या फिर कैसे मेरा डेटा लीक हो जाता है, तो ये होता है एक्चुअल में कैसे है? डेटा लीक इस तरह से होता है जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक की बात नहीं करेंगे, हाँ फेसबुक की ही बात कर लेते हैं क्योंकि फेसबुक का तो हिस्ट्री रहा है डेटा लीक करने के लिए।
इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब जैसे आपने फेसबुक को इंस्टॉल कर लिया तो डेटा लीक के कई तरीके होते हैं। जो बेसिक तरीका ये है डेटा लीक का कि आप जो भी डेटा, सबसे पहले T&C टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उसे हम लोग पढ़ते नहीं है, जिसमें काफी सारी चीजें लिखी होती हैं कि हम ये डेटा लेंगे। क्योंकि फ्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो विज्ञापनों के लिए वो यूज करते ही हैं आपका डेटा किसी ना किसी तरीके से। तो अब इस चक्कर में जो डेटा का आदान प्रदान होता है ना, तो उसके बीच से डेटा लीक होता है। ये एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से लीक होता है, लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज तरीका है जिसे लोग हैकर्स इसे यूज करते हैं डेटा लीक करने के लिए। शुक्रिया मुंजीर अहमद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।